आज का ये रियल हॉरर एक्सपीरियंस उत्तराखंड की साइड से नाव्या ने शेयर किया है, जो सच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग। किसी की लाइफ में उसकी शादी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होती है। लड़का और लड़की दोनों के ही कंधों पर कुछ नई और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। लाइफ और रूटीन सब कुछ बदल भी जाता है। कुछ लोग इस आदत के होते हैं कि उन्हें दूसरे से बहुत जलन होती है, या फिर पुरानी किसी बात को लेकर भले ही वो लोग ऊपर से तो खुश दिखेंगे, पर अंदर से उनके मन में क्या चल रहा है इसका पता हमें बहुत देर से चलता। इस स्टोरी की शुरुआत होती है आज से कुछ 10 साल पहले, जब नाव्या की शादी की उम्र हो चुकी थी और उसके मम्मी पापा कई जगह रिश्ते के लिए बात कर रहे थे। नाव्या एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और बचपन से उसने बहुत आराम की ज़िंदगी बिताई है। नौकर चाकर से काम कराने की आदत लगी हुई है, तो इसीलिए नाव्या के पापा भी नाव्या के रिश्ते के लिए एक ऐसा घर ढूंढ ही रहे थे जो कि इनके टक्कर के हो, और वहाँ इनकी बेटी के लिए नौकर चाकर सबकी सुविधा भी मिले। बहुत जल्द फाइनली नाव्या के पापा एक लड़का देख लेते हैं और सबको वो लड़का पसंद भी आता है, और लड़के वालों को भी नाव्या और उसकी फैमिली पसंद आई थी। लड़के का नाम था ध्रुव। इनका खानदानी ज्वेलरी का बिजनेस है और काफ़ी अमीर लोग हैं। अब फाइनली सब लोग बातचीत करते हैं, और क्योंकि सबको लड़का और लड़की पसंद आए थे तो इनकी शादी फिक्स कर दी गई। पर ध्रुव चाहता था कि ये शादी 1 साल बाद हो, क्योंकि अभी वो थोड़ा और सेटल होना चाहता था। तो किसी वजह से अभी पहले तो इनकी एंगेजमेंट ही हो जाती है और ये लोग शादी का प्लान 1 साल बाद का रखते हैं। अब एंगेजमेंट से पहले नाव्या की पेरेंट्स जब इस सब की प्लानिंग कर ही रहे थे, तब नाव्या की जो दादी हैं वो नाव्या के पापा से कहती हैं कि एक काम कर, अब इस शादी के मौके पर अपना गुस्सा थूक दे और जाके उससे फिर से वही रिश्ता जोड़ ले। एक्चुअली बात ये थी कि आज से काफ़ी सालों पहले अन्या के पापा के जो बड़े भाई हैं उनसे उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था किसी आपसी बात के चलते, और आज तक ये जो अन्या के पापा हैं वो उनसे नाराज़ भी हैं। इस बीच कई बार उनके बड़े भाई ने खुद इनसे वापस बात करने की कोशिश की, पर अन्या के पापा भी थोड़ा ज़्यादा ही नाराज़ थे, तो इसीलिए हर बार वो अपने बड़े भाई से बात ही नहीं करते थे। लेकिन अब जो नाव्या की दादी हैं वो अपने दोनों बेटों को साथ साथ रहते हुए देखना चाहती हैं, और इसी वजह से दादी नाव्या के पापा को कहती हैं कि दोबारा से अपने बड़े भाई से बात करना शुरू कर दे। पर पता नहीं क्यों, पर नाव्या के पापा को ऐसा लगता है कि उनके बड़े भाई की फैमिली जो है वो अच्छे लोग नहीं हैं, सही लोग नहीं हैं। इसीलिए वो बहुत मना करते हैं कि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा और उन्हें मनाऊंगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। अन्या की दादी थोड़ा और इमोशनली उन्हें समझाती हैं कि बेटा, मेरी उम्र ही कितनी रह गई, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ही ये काम कर ले, नहीं तो मेरी आत्मा बिल्कुल चैन से नहीं रहेगी। अब ना चाहते हुए भी सिर्फ अपनी माँ के लिए नाव्या के पापा मजबूरी में अपने भाई से बात करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाते हैं, इनके भाई बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वो इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नाव्या के पापा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बड़े भाई कब से बस उनके ही इंतज़ार में बैठे हुए हैं। छोटे भाई को आज इतने दिनों बाद अपने घर में कदम रखता देख बड़े भाई की आंखों में आंसू आ जाते। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, दोनों बहुत खुश हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं। और इतने में बड़े भाई की वाइफ चाय ले आती हैं। फिर ये लोग थोड़ी देर आराम से बैठकर चाय पीते हुए बातें करते हैं, और नाव्या के पापा उसकी शादी की बात भी बता देते हैं कि अभी 4 दिन बाद एंगेजमेंट है और फिर 1 साल बाद शादी, और लड़का भी अच्छा है, अच्छा कमाता है। ये सब सुनकर बड़े भाई और उनकी वाइफ और भी खुश हो जाते हैं। अब नाव्या के पापा को काफ़ी लेट हो रहा था, तो वो चाय वाय पी के घर वापस आ गए, और उन्होंने नाव्या की दादी को भी बता दिया कि वो बात कर आए हैं उनके यहाँ, और दादी भी काफ़ी खुश कि चलो सब ठीक है। वो पूछती हैं कि शादी के बारे में बता दिया क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने एकदम प्यार से उन्हें एंगेजमेंट और शादी के लिए इनवाइट कर दिया है, और वो भी बहुत खुश हैं, आ जाएंगे। अब 4 दिन बाद एंगेजमेंट थी, सारी तैयारियां चल रही हैं। बड़े भाई की वाइफ आ गई थी सबकी हेल्प करने के लिए, और सब एकदम सही से हो गया था। एंगेजमेंट वाले दिन नाव्या को तैयार करने में भी बड़े भाई की वाइफ ने बहुत मदद की, और फाइनली
ये एंगेजमेंट काफ़ी अच्छे से हो जाती है। अब सीधे हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1 साल बाद, जब टाइम आ चुका था नाव्या की शादी का। सारी प्लानिंग होती है, हॉल बुक किया जाता है, लोगों को इनविटेशंस दिए जाते हैं और बड़े भाई की फैमिली की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था इन लोगों को। अब बारी थी पंडित जी से बात करने की, लेकिन कोई पंडित अवेलेबल ना होने के कारण नाव्या के पापा अपने बड़े भाई से पंडित के लिए बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी जान पहचान के एक पंडित हैं, उनसे वो बात कर लेंगे और वो मान भी जाएंगे। और ऐसा ही होता। अब उधर सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और उधर नाव्या और ध्रुव अपना अलग ही फ़ोन पर बातें करना और शादी की शॉपिंग के लिए साथ साथ जाने में, ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं कि अब फाइनली उनकी शादी होने वाली है। पर शायद ये खुशी अब ज़्यादा देर टिकने नहीं वाली थी। अब जब फाइनली शादी का टाइम आ चुका था और अब लगातार अगले कुछ दिनों तक जो भी सारे रिचुअल्स हैं और फंक्शंस हैं वो सब होने वाले थे, तो नाव्या और ध्रुव दोनों को ही अब बाहर निकलने से मना कर दिया गया था और कहा गया था कि अब सीधे शादी हो जाने के बाद ही वो दोनों फ्री होंगे। अब उस दिन पंडित जी आते हैं और नाव्या और ध्रुव की नज़र उतारते हैं और उन दोनों को एक काला नज़र का धागा देते हैं बांधने के लिए। अब सारे रिचुअल्स वगैरह हो रहे हैं, पर इस शादी में बार बार कोई ना कोई रुकावट आती जा रही थी। कभी कुछ गलत हो जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, बहुत वियर्ड। जो पंडित जी आए हुए थे इस शादी के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहे थे। एक्चुअली वो बड़े अजीब अजीब तरीके के रिचुअल्स को भी बाकी सारे नॉर्मल रिचुअल्स के साथ करते जा रहे थे। सब लोग कह भी रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, ये क्यों कर रहे हैं आप, पर पंडित उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो सारे रिचुअल्स एकदम सही तरीके से कर रहे हैं और कुछ गलत नहीं है, ऐसा ही होता है। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा रिचुअल भी करवाया था इस शादी में। पंडित दूल्हा दुल्हन से एक छोटे भोजपत्र पर अपना नाम अपने ही खून से लिखने को कहते हैं और उसे जलती हुई हवन की आग में डाल देते हैं। फिर वो मंत्र का उच्चारण करते हैं जो बहुत ही वियर्ड मंत्र थे। जब कुछ लोग इस रिचुअल पर थोड़ा शक कर रहे थे, तब पंडित उन्हें साफ साफ कहते हैं कि अगर ये रिचुअल नहीं किया गया तो दूल्हा दुल्हन की शादी के पहले साल में ही एक दूसरे को छोड़ दें और ये शादी सही से टिक नहीं पाएगी। लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं और रिचुअल होने देते हैं। अब ये सब लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और शादी के बाकी सारे काम में वापस से बिजी हो जाते हैं। अब देखो, शादी वगैरह और सारे काम सब कैसे तो करके निपट जाते और अब यहाँ से नाव्या की जिंदगी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ जाती है। और इस शादी के बाद से ही इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। शादी होने के 10 दिनों के बाद से नाव्या के ससुराल में और उसके मायके में भी धीरे धीरे बहुत सारी अननेचुरल और अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे ध्रुव का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया था, ना सिर्फ नाव्या के लिए बल्कि वो हर किसी से बहुत बहुत गुस्से से बात करता था और कभी भी खुश ही नहीं रहता था। नाव्या भी बहुत परेशान सी रहने लग गई थी। इस सब के साथ साथ नाव्या और ध्रुव बहुत ही अजीब अजीब से सपने भी आने लग गए, जिसमें उन दोनों को एक जैसी एक अजीब सी औरत दिखाई देती थी जिसके सर पर बाल भी नहीं और उसने एकदम काले कपड़े पहने हुए हैं। और ये एक जैसा सपना इन दोनों को रेगुलर बिल्कुल सेम तरीके से आता था। उधर नाव्या के मायके में उसकी मम्मी पापा के साथ भी बहुत बुरी बुरी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। उन्हें पैसों का लगातार लॉस होता जा रहा था, तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इन लोगों के घर में एक अजीब सी घुटन सी हमेशा फील होती रहती थी। कोई अजीब सी स्मेल आती रहती थी इन लोगों के घर में जब भी ये लोग पे होते थे। ये सब और भी ज़्यादा ब्रूटल तब हो गया जब अचानक से सबसे पहले ध्रुव की तबीयत धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बिगड़ने लगी। एक दिन ध्रुव अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, उसके पापा भी थे साथ में और अचानक से ध्रुव बेहोश हो गया। उसे बिल्कुल होश ही नहीं आ रहा था, तो उसके पापा जल्दी से उसे पास के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, घर पर इन्फॉर्म करते हैं। नाव्या और ध्रुव की माँ सब लोग भागे भागे हॉस्पिटल में आते हैं। सब रो रहे थे और ध्रुव की माँ तो बस माला जपना शुरू कर देती है। इधर ध्रुव को हॉस्पिटल के रूम में बेहोश एडमिट देख नाव्या भी बेहोश सी होने लगती है।
और अब बहुत देर बाद जाके कहीं ध्रुव को होश आता है, और जैसे ही उसे होश आता है तब जाके कहीं डॉक्टर्स बताते हैं कि इनके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लग रही हैं। सबसे पहले कुछ टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद हम सारी क्लियर बात बता पाएंगे। तो जल्दी से उसके ब्लड सैंपल्स लेते हैं, एक्सरे करवाते हैं, और अब ये सब लोग बस उसकी रिपोर्ट्स का आने का ही वेट कर रहे होते हैं। अब रिपोर्ट्स आने से पहले ही धीरे धीरे ध्रुव की कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। उसे आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया था, और अब तो ध्रुव को खून की उल्टियाँ भी आने लग गई थी। उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, उसे बहुत वीकनेस लग रही है। वो कोई काम करना तो बहुत दूर की बात है, अब ध्रुव वॉशरूम तक जा पा नहीं रहा है। उसके लिए यूरिन बैग वगैरह सब लगवा दिया गया था। अब थोड़ी देर बाद उसके सारे रिपोर्ट्स आते हैं। उसके पापा वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को देते हैं, और डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखकर जो जो परेशानियां बताते हैं वो सुनकर ये सब लोग अंदर से एकदम हिल जाते हैं। सबकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ध्रुव के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स पता नहीं कैसे पर बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और पता नहीं शायद कितने समय से उसके शरीर में ये सारी दिक्कतें चल रही होंगी। उसके इंटेस्टाइन्स डैमेज है, लिवर किडनी भी डैमेज है, और यहाँ तक कि उसके लंग्स में भी एक हल्का सा होल दिख रहा है उस एक्सरे। इतने में नाव्या के मम्मी पापा को भी जब ध्रुव की तबीयत का पता लगता है तो वो भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। अब इन सब के चेहरों पर चिंता साफ साफ नजर आने लगी थी। ये सब डॉक्टर से पूछते हैं कि ध्रुव को कैसे ठीक किया जाएगा और उसका क्या और कैसे इलाज कराना होगा। तब डॉक्टर्स कहते हैं कि हम ध्रुव का इलाज करने में पूरी जान लगा देंगे, पर अब सब कुछ सिर्फ भगवान के हाथ में है। इन सब की ये हालत वहाँ खड़ी एक बूढ़ी औरत देख रही थी और सारी बातें भी सुन रही थी, और उसे समझ आ चुका था कि इनके बेटे की हालत बहुत खराब है। तो वो सीधा इनसे आके बात करने की कोशिश करती है। तब ये लोग बताते हैं कि अभी कुछ 15 से 20 दिन पहले हमारे बेटे की शादी हुई है, और जब से शादी हुई है तब से धीरे धीरे करके घर के अंदर और हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं। काम धंधे पर बहुत बुरा फर्क पड़ा है, घर के अंदर हमेशा ही कलेश का माहौल बना रहता है, हम सबकी तबीयत भी बार बार खराब हो जाती है, और अब तो हमारे बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, और अब तो वो बस ज़िंदगी और मौत से लड़ ही रहा है। नाव्या तो रो ही रही थी, तो वो औरत नाव्या को शांत करने की कोशिश करती है और नाव्या से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है इन दिनों। तब नाव्या भी बताती है कि शादी के बाद से ध्रुव बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया है, मारपीट, गाली गलौज और कलेश बहुत होता है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब वो औरत इन्हें कहती है कि देखिए, वैसे तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ अच्छा संकेत नहीं है, और शायद कोई ना कोई बहुत बड़ी बात ज़रूर है जिस वजह से ये सब हो रहा है। अब आप लोग एक काम करिए कि किसी बाबा से बात करिए और वो ही समस्या का हल निकाल पाएंगे। इन लोगों को उस औरत की बात कहीं ना कहीं बहुत सही लगी, और इमीडिएटली ये लोग कहीं से एक बाबा का कांटेक्ट निकालते हैं और उन्हें अपने घर पर ही बुलाते हैं। ध्रुव की मम्मी हॉस्पिटल में ही रुक जाती हैं, और उसके पापा और नाव्या बाबा को अपने घर पर बुलाकर उनसे मिलने जाते हैं। वो तांत्रिक घर पर पहुंचते हैं, और अब नाव्या और ध्रुव के पापा उन्हें सारी बात बताते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। तब बाबा जी सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं, मैं आपको एक अभिमंत्रित नींबू और एक मुट्ठी चावल देता हूँ, और आज रात नाव्या आपको ये चावल और नींबू अपने तकिए के नीचे रख कर सोना है, और आज रात ऐसा करने पर आपको बहुत बुरे सपने आएंगे। हो सकता है आपको कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई और सुनाई देंगी, पर कुछ भी हो आपको ये रात कैसे तो करके काटनी है, और सुबह होने से पहले इस नींबू और चावल को अपने तकिए के नीचे से। ये लोग कहते हैं कि ठीक है, और उस रात नाव्या ऐसा ही करती है। अभी तो वो तांत्रिक से मिलकर वापस हॉस्पिटल जाकर अपनी सास को भी चुपके से इस बारे में बता देती है। अब रात हो चुकी थी। नाव्या अपनी सास के साथ एक ऑटो करके वापस घर पर आ गई, और जैसा उस तांत्रिक ने बताया
उसने बिल्कुल वैसा ही किया। और उस रात उसे अपने कमरे में एक अजीब सा सफोकेशन फील हो रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोने की बहुत कोशिश करती है, फिर कहीं जाके उसको थोड़ी देर में नींद आ गई। और अब रात के कुछ 2:30 बज रहे थे। नाव्या अपने रूम में अकेली सो रही थी और उसकी सास पास के दूसरे कमरे में सो रही थी। अचानक से नाव्या को एक बहुत ही बुरा सपना आता है। एक्चुअली उस सपने में उसने उसी अजीब सी काले कपड़े पहनी हुई बिना बालों वाली औरत को देखा था, पर नॉर्मली वो औरत बस सपने में उसे घूरती रहती थी और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाती थी। पर आज वो औरत बहुत बुरे तरह से पहले तो रो रही है और जस्ट आफ्टर सेकेंड बहुत ही क्रीपी तरह से हंस भी रही है। और धीरे धीरे करके वो औरत आज नाव्या के पास भी आ रही है। जैसे जैसे वो औरत नाव्या के पास आ रही थी वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है और वो औरत और भी ज़्यादा क्रीपी होती जा रही है। धीरे धीरे वो औरत नाव्या का फेस के बिल्कुल करीब आ जाती है और अब वो औरत नाव्या के चेहरे पर अपने नाखून से बहुत ब्रूटली स्क्रैच करते हुए नाव्या से कह रही थी, जो कुछ भी अपने तकिए के नीचे रखा है उसे तुरंत फेंक दे। नाव्या हिलने की कोशिश कर रही है पर वो हिल नहीं पा रही है और कुछ बोलने की कोशिश कर रही है पर वो बोल नहीं पा रही। उसे अपने चेहरे पर उन स्क्रैचेस की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा था, पर वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अब नाव्या कैसे तो करके हिम्मत करती है और बहुत ज़ोर से चीख कर एकदम से जागती है। वो बिल्कुल पसीना पसीना हो चुकी है, वो हाँफ रही है, वो पानी पीती है। उसके आवाज़ सुनकर उसकी सास उस कमरे में आती है और पूछती है कि क्या। तो नाव्या अपने उस सपने के बारे में बताती है। अब नाव्या की सास उसके साथ उसी रूम में रुक जाती है जिससे थोड़ा डर कम लगे। वो नींबू और चावल अभी भी नाव्या की तकिया के नीचे रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद ये दोनों उस कमरे में लेटे हुए थे और थोड़ा टाइम बीतता है और इन दोनों की आंख भी लग चुकी थी। तभी अचानक से इन दोनों को एक साथ उस कमरे में धीरे धीरे किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों एकदम से जागते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो दोनों कमरे में इधर उधर देखते हैं, लेकिन वो रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी किसी को कुछ दिखा ही नहीं। फिर अचानक से नाव्या के चेहरे पर ऊपर से एक ड्रॉप सी टपकती है। अब नाव्या कंफ्यूज, ये कैसी ड्रॉप गिरी? तो नाव्या तुरंत ऊपर की तरफ देखती है और ऊपर की तरफ देखते ही नाव्या बस कूद कर उठी, चीखी और अपनी सास का हाथ कसकर पकड़ा और सीधे कमरे के बाहर भागी और जल्दी से उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। नाव्या की सास ने नाव्या से पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ क्या? अब नाव्या थोड़ा सा रिलैक्स होती है, फिर वो बताती है कमरे के अंदर सीलिंग पर वही सपने वाली काले कपड़ों वाली औरत लटकी हुई थी और उसके सर से खून की बूंदें टपक रही थी। अब ये दोनों इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि दोनों घर के मंदिर के अंदर जाके शांति से बैठकर अब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला जाप रहे हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे तो करके दिन हो जाए और ये लोग उन बाबा जी से मिल लें। बस उस समय कुछ सुबह के 4 भी बज रहे थे। अब ये लोग मंदिर में ही बैठे थे और सुबह के कुछ 4:30 पौने 5 के आसपास का टाइम था। नाव्या के ससुर जो हॉस्पिटल में रुके हुए थे ध्रुव के साथ, उनका कॉल आता है और ये कॉल उन्होंने एक बहुत ही बुरी बात बताने के लिए किया था। एक्चुअली रात भर धीरे धीरे करके ध्रुव की तबीयत खराब होती जा रही थी, जिस बारे में ध्रुव के पापा ने घर पर पहले बताया ही नहीं। पर अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने फाइनली घर पर बता ही दिया। एक्चुअली अब ध्रुव बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहा था कि जैसे कोई पागल हो। वो अपने बेड पर बैठा उछल रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है और अगर कोई डॉक्टर उसके पास जा रहा था तो ध्रुव उसको भी इंजर्ड कर दे रहा है। वो अपने पास किसी को आने तक नहीं दे रहा है। उसका चेहरा भी रात भर में बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। वो बिल्कुल भी ध्रुव लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई और ही है वो, और कौन है पता ही नहीं। वो कुछ बोल भी रहा है पर उसकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही है। वो कुछ अजीब अजीब सी भाषा में कुछ तो बड़बड़ा रहा है। इस बारे में जैसे ही ध्रुव के पापा घर पर उन दोनों को बताते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ध्रुव की मम्मी रात को जो कुछ भी हुआ उन दोनों के साथ उस घर में, उस बारे में भी वो ध्रुव के पापा को बता देती है। और फाइनली अब इन सब का यही डिसीजन था कि अब जो कुछ भी होगा
वो सिर्फ वो बाबा ही करेंगे और बिना उनकी मदद के ध्रुव का ठीक हो पाना और उस आत्मा को घर से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल। सुबह के 6 बजे ये लोग सीधा उन बाबा जी को सारी बात कॉल पर बता देते हैं और बाबा जी कुछ तैयारियां करके सीधा कुछ ही देर में ध्रुव के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और तब तक नाव्या और उसकी सास भी हॉस्पिटल आ ही चुकी थी। तो सबसे पहले तो बाबा जी ध्रुव को शांत करने के लिए एक छोटी सी विधि करते हैं। कुछ राख लेके आए हुए थे, तो वही राख वो ध्रुव के माथे पर रगड़ देते हैं और बस इतने में ही ध्रुव एकदम शांत हो गया और कुछ ही सेकंड्स में वो सोच आ गया था। फिर बाबा ने कहा कि आपके घर पर जो आत्मा है उसने आपके पूरे घर को अपने कब्जे में कर रखा है, तभी घर में ये सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं। ये डरावने सपने आना, घर में भूत दिखना और ध्रुव की तबीयत खराब होने के साथ साथ उसका ऐसा अजीब बर्ताव भी उसी आत्मा की वजह से हुआ है। और वो आत्मा इतने समय में धीरे धीरे करके तुम्हारे घर की सुख और शांति को छीन रही है। ये लोग पूछते हैं, तो बाबा जी आप बताइए कि हमें करना क्या होगा इस सबसे छुटकारा पाने के लिए, और ये बला हमारे पीछे पड़ी कैसे? तो बाबा जी कहते हैं कि उस आत्मा को तुम्हारे घर और ध्रुव के शरीर से निकाल कर कैद करना होगा, और ये सब कैसे तुम लोगों के साथ हो रहा है इस बारे में मैं तुम्हें उस आत्मा को पकड़ने के बाद ही अंत में बताऊंगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि ये एक काले जादू का ही काम है। बाबा कहते हैं कि ध्रुव को सुरक्षा के साथ आईसीयू वैन में लेटाकर घर तक लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसे ऐसे ही घर पर ले जाया जाए, और ये पूरी तंत्र विधि उस घर के अंदर ही संपन्न करनी होगी, और इस विधि में नाव्या के मम्मी पापा का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ध्रुव के पापा ऐसा ही करते हैं और अब सब लोग ध्रुव को लेकर एक आईसीयू वैन में पूरे सेफ्टी के साथ घर पर ले भी आते हैं। और घर पर आते ही अब उस आत्मा की शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ सी गई और वो ध्रुव एकदम से जाग कर फिर से उस आत्मा के कब्जे में बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। तब तक नाव्या के मम्मी पापा भी वहाँ आ गए और अब बाबा जी अपने साथ जो असिस्टेंट टाइप के लाए हुए थे उन लोगों से विधि शुरू करने को कहते हैं। जमीन पर सिंदूर से एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल में पहले नाव्या को और उसके साथ ध्रुव को बैठाते हैं। फिर इस विधि को शुरू कर। पंडित जी ने कुछ पीपल के पत्तों को उस सिंदूर के गोले के आसपास फैला दिया और फिर एक दिया जलाया और सर्कल के चारों तरफ घुमाया और सर्कल के सामने जस्ट एकदम सेंटर में रख दिया। इस मोमेंट पर ध्रुव हिल तो नहीं रहा था, पर वो एक बहुत ही वियर्ड और क्रीपी तरीके से स्माइल कर रहा था। पंडित जी ने पहले तो एक शंख बजाया, फिर उन्होंने पीपल के एक पत्ते पर गंगा जल रख कर उसमें राख मिला दी और फिर उसको सीधा ध्रुव के ऊपर छिड़क दिया। ध्रुव के शरीर में सहन करने की शक्ति कम होती गई और उसकी आंखों का रंग सफेद पड़ गया। पंडित जी ने एक नीम की डंडी निकाली जिस पर लाल धागा बंधा हुआ था। उस डंडी को पंडित जी ने ध्रुव के माथे पर लगाते हुए जोर से एक वियर्ड सा मंत्र बोला। एक झटके में ध्रुव का शरीर झटपटाने लगा। नाव्या चीखने ही वाली थी कि पंडित जी ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा। अब पंडित जी ने कहा, निकलो इस पवित्र शरीर से, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। नाव्या ने देखा कि ध्रुव के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और उस आत्मा का प्रभाव कम होता जा रहा है। पंडित जी ने एक लास्ट मंत्र बोला और अब फाइनली ध्रुव बिल्कुल बेहोश हो गया और अचानक से उसका चेहरा और उसका पूरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल सा लगने लगा और अब साफ साफ पता लग रहा था कि ये ध्रुव ही है। अभी तक उसकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई लग रही थी, पर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब पंडित जी घर के सभी लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं और सबके ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कते हैं और पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं। फिर लास्ट में जाकर पंडित जी नाव्या के ससुर को इस सब के पीछे के राज के बारे में बताते हैं। अब देखो, जनरली जो सिद्ध बाबा लोग होते हैं या तांत्रिक होते हैं, वो लोग ऐसे सब के पीछे किसका हाथ है इस बारे में बता ही देते हैं। तो उन्होंने भी साफ साफ बता दिया कि अभी कुछ दिनों पहले जो शादी हुई थी ध्रुव और नाव्या की, उस शादी में कुछ ऐसे गलत रिचुअल्स किसी ने जानबूझकर करवाए हैं और वो रिचुअल्स काले जादू के लिए करवाए गए और ये सब कुछ नाव्या के पापा के बड़े भाई और उसकी पत्नी ने ही करवाया है। और कुल मिलाकर बात कुछ ऐसी ही है कि नाव्या के ताऊ और ताई
नाव्या उसके पापा के घर को और उसके साथ साथ नाव्या के ससुराल को बुरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर शादी में कुछ गलत तंत्र विधियां करवाई, आप सबके ऊपर काला जादू कर। तब इन लोगों को भी समझ आता है कि शादी में वो पंडित भी नाव्या के पापा के बड़े भैया की तरफ से ही आया था और उनके कहने पर ही उस पंडित ने गलत तंत्र करवाया होगा। और अब ये सारी बातें सेंस बना रही थी कि कैसे वो बड़ा भाई इतने आराम से मान गया और उसकी बीवी कैसे हर काम में आगे से आगे बढ़ रही थी। अब फिलहाल पंडित जी सबको एक लाल धागा बांधने के लिए देते हैं और कहते हैं कि अगले 3 हफ्तों तक इस घर में मांस मछली का सेवन बंद करना होगा और रोज पूजा पाठ ढंग से करना पड़ेगा, वरना ये आत्मा फिर से आपको परेशान कर सकती है। सब लोग ऐसा ही करते हैं और कुछ टाइम बाद नाव्या के पापा के घर में और उसके ससुराल में सब कुछ नॉर्मल तो हो जाता है और ध्रुव भी धीरे धीरे रिकवर कर ही लेता है। पर अब क्योंकि इन सबको सच्चाई पता चल चुकी थी, तो नाव्या के पापा जिन्हें हमेशा से अपने बड़े भाई पर शक था और अब वो शक यकीन में बदल चुका था, तो अब वो और अच्छे तरीके से उनसे मिलना जुलना, बोलना चालना सब कुछ एकदम बंद ही कर देते हैं। इवन उन्हें कभी अपने घर में घुसने तक ही नहीं देते। काफ़ी लड़ाई भी होती है सबके बीच में इस सारे काले जादू के मामले पर। उन लोगों ने एक्सेप्ट तो नहीं किया, पर इस सब के बाद अब फिर से आना जाना सब कुछ बंद हो गया था उन लोगों का, जिसके बाद ना तो नाव्या के घर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई और ना ही उसके ससुराल में कुछ ऐसा हुआ। ध्रुव को जो जो दिक्कतें थीं, मतलब उसके लंग्स में एक होल था और इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज थे, वो सब भी रिकवर होने में शायद 1 साल से भी ज़्यादा का समय ज़रूर लगा, पर उसकी जान बच गई। ये एक काफ़ी अच्छी बात थी। तो गाइस, ये थी उत्तराखंड की एक हॉन्टेड शादी की कहानी। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।